हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटिंग के। ठीक है ना। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। इन्हें रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे तो आपने सब पूरा ही पढ़ लिया है, लेकिन ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं तो इन्हें फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो है रिवीजन वीडियो, मतलब थ्योरेटिकल रिवीजन क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग बताना है, साथ ही साथ इसकी प्रोसेस को भी बताना है। देखिए, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, हम शुरू से ही अकाउंटिंग पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी तक तो हमें अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट्स हैं उन्हें पहचाना जाता है। अब फाइनेंशियल इवेंट कैसे होते हैं, जैसे जो मनी से रिलेटेड हैं, जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जनरल में। उसके बाद उन्हें क्लासिफाई किया जाता है लेजर्स में, और फिर समराइज किया जाता है P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ये क्या होती है, एक पूरी प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, कि हम फाइनेंशियल नेचर के जो इवेंट है उन्हें पहचानें, फिर उनको रिकॉर्ड करें, फिर उन्हें क्लासिफाई करें, फिर समराइज करें, और फिर उन्हें P&L एंड बैलेंस शीट अकाउंट में बैलेंस शीट के लिए तैयार करें। ठीक है ना। अब ये सब क्यों किया जाता है, आखिरी में इसे कम्युनिकेट किया जाता है ताकि इसके यूज़र तक ये सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। अब यूज़र कौन से होते हैं, देखिए, जो ओनर हैं जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जो क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं जिन्हें बिजनेस से पैसा लेना है, बैंक हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, और एम्प्लॉय या गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसे आपको याद कर लेना है। अब नीचे इसमें एक चीज़ और मैंने लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे कोई भी एक छोटी सी डेफिनेशन हो, वो किसी दूसरे ऑथर की भी हो सकती है या अकाउंटिंग एसोसिएशन की भी हो सकती है, किसी की भी एक छोटी सी डेफिनेशन आपको ज़रूर लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप कोई सी भी डेफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि सबसे पहले जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल इवेंट है उन्हें पहचानना। क्यों पहचानना भैया, सबसे पहले पहचानोगे तभी तो पता चलेगा ना कि आगे क्या करना है। कि जैसे हम कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं या कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो उसमें पैसों का लेन देन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें ये पहचानना है कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, मेज़र एंड आइडेंटिफाइंग। भैया मेज़र करना क्या होता है, मेज़र करने का मतलब ये होता है कि ये फाइनेंशियल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस हैं और इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कैलिबर ऑफ मैनेजमेंट, इन्हें क्या फाइनेंशियल नेचर के हैं क्या, ये नहीं है। ये तो हम एक देख रहे हैं कि भैया इनकी क्वालिटी कितनी हो सकती है, कैसी हो सकती है, या इनका कैलिबर कैसा है काम करने का, ये फाइनेंशियल नेचर के नहीं है ट्रांजैक्शन, तो इन्हें हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमने फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को समझ लिया, फिर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, जो मनी की टर्म में है उनकी रिकॉर्डिंग करी जाती है। किस में की जाती है, जनरल्स के थ्रू की जाती है। हमने पढ़ा है ना कि जनरल में हम फाइनेंशियल नेचर के रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। भैया हमने सेल की रिकॉर्डिंग कर ली, परचेज की रिकॉर्डिंग कर ली, कैश की, बैंक की, लेकिन उन्हें पर्टिकुलर एक अलग से समराइज करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है लेज़र के थ्रू। लेज़र बनाते हैं ना हम, जिसमें परचेज अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं, सेल्स अकाउंट बनाते हैं, और उसके ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग भैया, समराइजिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाई जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। भैया ये सब हमने जब बना लिया तो अब इन्हें एनालाइज करना ज़रूरी है ना, कि हमें पता चल जाए हम और कंक्लूज़न तक पहुंच सकें कि हमारा बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, कोई नुकसान में तो नहीं जा रहा है। तो ये एनालाइज किया जाता है किसके थ्रू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद किया जाता है बच्चों कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब ये सारी चीज़ें हम किसे बताते हैं, जो इसके ओनर होते हैं उन्हें बताते हैं ना कि भैया हमारा बिजनेस कैसा रन कर रहा है, जिससे वो क्या करते हैं, कोई एप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं और एप्रोप्रिएट टाइम पे ले लेते हैं, ताकि यदि किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है तो उसे दूर कर सकें। क्लियर हो रही है ना बात। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव। ये आ सकता है आपको क्वेश्चन कि भैया बताओ, एक्सप्लेन करो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। तो क्या होता है पहला ऑब्जेक्टिव होता है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो उन्हें क्या, बुक ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिक मैनर में लिखा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये किसके थ्रू लिखा जाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अकाउंटेंसी के, उनके थ्रू लिखा जाता है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। फिर क्या होता है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी बिजनेस में इनकम स्टेटमेंट को बनाना बहुत ज़रूरी है, जो किसके थ्रू बनता है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू बनता है, जिससे पता चल जाता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। बिजनेस चला रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि बस काम किए जाना है, ये भी तो देखना है ना कि प्रॉफिट है, लॉस है, क्या हो रहा है। तो वो किसके थ्रू देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू देखते हैं। इसके बाद आती है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। भैया फाइनेंशियल पोजीशन देखना ज़रूरी है, जो किसके थ्रू देखी जाती है, बैलेंस शीट के थ्रू देखी जाती है, जिसमें एक साइड एसेट्स आती है और दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ आती हैं। इसमें ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बराबर किया जाता है और देखा जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या बिजनेस की। फिर नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। भैया जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, कंट्रोल रखती है, बजटिंग करती है और फॉरकास्टिंग करती है। मैनेजमेंट के थ्रू ही तो हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है ना मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ये सारे आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूज़र। यूज़र कौन कौन होते हैं हमने देखा है ना, हमारा ओनर हुए। अब ये यूज़र, ओनर कौन होते हैं, इंटरनल यूज़र होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ये हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। तो इनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। भैया बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स लगाई जाती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सी एसेट्स में डेप्रिसिएशन हो रहा है, कौन सी एसेट्स कितने दिन चलेगी। तो यहाँ पर उन पे कंट्रोल रखा जा सकता है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है जो इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देखिए, जब भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहले उसकी हमेशा डेफिनेशन पूछी जाएगी। यदि नहीं भी पूछी गई है तो भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताना है, और उसके बाद उसके यदि ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में लिमिटेशंस पूछी गई हैं, तो आपको लिमिटेशंस बतानी है। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ अ कंसर्न. In addition, it provide various other valuable information also. However, accounting has certain limitation. Explain any 3, 4, 5 कितनी भी limitation ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है,
अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद हमें अकाउंटिंग में कौन कौन सी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। जैसे कि हमने पढ़ा है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इन्हें हमें मानना चाहिए और इन्हीं के अनुसार हम अकाउंटिंग करते हैं, ये हमें पता ही है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लिमिटेशन बताएंगे। हमने पढ़ा है ना, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑफ हिस्टोरिकल नेचर। ये हिस्टोरिकल नेचर की होती है, मतलब क्या है कि जो पहले हो गए हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, वो उनके बारे में बात करती है, हिस्ट्री वाले ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करती है। ये पास्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनका पोस्टमार्टम कर देती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप ना तो प्लानिंग कर सकते हो और ना ही अच्छे से मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि क्या होता है, हम जब पुरानी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमें प्लानिंग में भी दिक्कत आती है और हम प्रॉपर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसलिए इसे बोला गया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल नेचर की होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते और सही प्रॉफिटेबिलिटी मालूम नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस की यदि लो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो हम यहाँ पर नहीं पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील विथ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करती है। ये किसी डिपार्टमेंट की या किसी नेट प्रॉफिट पर प्रोडक्ट की, मतलब किसी प्रोडक्ट में कितनी प्रॉफिट हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बारे में बात नहीं करती। ये जो पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रॉफिट के बारे में बात करती है। तो ये भी एक क्या है, इसका लिमिट है, लॉस है इसके साथ एक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। ये हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालती है, जो इसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है और जो बिज़नेस को लॉस में भी ले जा सकती है, ठीक है ना। ये भी एक लिमिटेशन है। नो प्रोविज़न ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का इसके पास कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, बस ये काम करती जाती है, काम करती जाती है। एक्सपेंसेस को कैसे कम करना है इसे नहीं पता होता है। नो एनी अदर वे टू इंस्पेक्ट द ऑल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को कम करने के बारे में इसे कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना बच्चों। ये एक इस तरह से इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकतर आते हैं क्वेश्चन में कि भैया आपको देखो सारे प्रैक्टिकल ही थोड़ी आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पूछ सकते हैं आपसे। तो सबसे पहला क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। देखिए ये अभी तक तो हमने लिमिटेशन पढ़ी तो वो तो उसकी बुराई ही है एक तरह से, लेकिन भैया कुछ एडवांटेज भी होते हैं ना। ये हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस में कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस लॉस हो रहा है बिजनेस को, ये सब हमें अकाउंटिंग के थ्रू, भैया जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसके बारे में आप लिखोगे, उसकी एंट्री करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। तो ये सब हमें किसके थ्रू मालूम पड़ता है, अकाउंटिंग के थ्रू मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है रिप्लेस मेमोरी। देखो हर व्यक्ति जो है उसकी मेमोरी इतनी शार्प तो होती नहीं है कि वो हर एक ट्रांजैक्शन को याद कर सके। छोटा मोटा बिजनेस होता है तो फिर भी वो याद कर सकता है, लेकिन जब वो कोई बड़ा बिजनेस कर रहा होता है तो वो ट्रांजैक्शन हुआ 4 दिन बाद भूल गया, हम भी बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो हो सकता है कि उस चीज़ को भूल जाएं। तो ये क्या करता है, हम जब टाइमली रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को तो ये उन ट्रांजैक्शंस का एक तरह से रिमेंबर रखता है, क्योंकि वो हमारे पास लिखित में होते हैं। समझ में आ रही है ना बात बच्चों। नेक्स्ट है टैक्स लाइबिलिटी। देखो भैया आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको टैक्स भी चुकाना पड़ेगा, जैसे हम GST हमने पढ़ाई है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो लाइबिलिटी होती है ना उसके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भैया हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो हम उसको जब टैक्स चुकाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है और हम टैक्स को चुका देंगे, ठीक है ना। और ये साथ ही साथ करेक्ट रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजेक्शन्स की, ये तो वही बात है, कोई उसमें नई बात नहीं है। लोन, देखो हम जब कभी कभी बड़ा बिजनेस चलाते हैं तो हमें बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, तो बैंक ऐसे ही थोड़ी उठा के किसी को भी लोन दे देती है, वो पहले उस बिज़नेस की सारी जानकारी निकालती है कि भैया बिज़नेस की क्या कंडीशन है, उसकी ग्रोथ है, उसको प्रॉफिट है, उसको लॉस है, तो ये सब चीज़ें वो देखती है। तो वो किसके थ्रू देखती है? अकाउंटिंग के थ्रू देखती है, क्योंकि अकाउंटिंग उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, उसका परफॉर्मेंस के बारे में बता देता है, उसके एसेट्स के बारे में बता देता है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में बता देता है, ठीक है ना। बस ये भी एक एडवांटेज है। एविडेंस ऑफ कोर्ट, है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हमने कोई ट्रांजेक्शन किया या कुछ लेन देन किया, हमने कोई सामान बेचा, सामने वाले ने हमसे सामान खरीद लिया, लेकिन वो बोला नहीं हमारे पास तो कोई भी सामान नहीं आया, उसने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम उसको बता देंगे कि नहीं नहीं ये हमसे झूठ बोल रहा है, देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस की जो सेल्स है उसके लिए अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा गुड्स कितने में बन रहा है और कितने में हम उसे सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कभी कभी बिजनेस दिवालिया भी हो जाता है, तो दिवालिया उसको बताना पड़ेगा कि भैया देखिए हमारे सारे लॉस में चल रहा है हमारा बिजनेस, ये हमारे सारे ट्रांजैक्शन देखिए हमें नुकसान हुए जा रहा है, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी वैसे कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, बट यदि बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तो बिजनेस को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफाइन फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। पहली है बुक कीपिंग, सेकंड है अकाउंटिंग एंड थर्ड है अकाउंटेंसी। देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, पूछ लेते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं पढ़ के नहीं जाते हैं तो वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं, एक ही डेफिनेशन को तीनों जगह लिख देते हैं। तो देखिए बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैडम वो तो अकाउंटिंग में भी किया जाता है, पर रुकिए ज़रा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाइंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, ठीक है ना। डे टू डे ट्रांजेक्शन को हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, फिर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैसे जनरल के थ्रू, और उसके बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है लेज़र में, ठीक है। बस यहीं पर क्या होता है, बुक कीपिंग का एंड हो जाता है, इसके आगे बुक कीपिंग में कोई प्रोसेस नहीं होती, लेज़र तक किया और एंड हो गया। यही बुक कीपिंग की डेफिनेशन है कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, फिर उन्हें जनरल में रिकॉर्ड करना है, फिर उनको लेज़र में पोस्टिंग करनी है और उसका एंड हो जाना है, उसके आगे कोई भी काम नहीं करती बुक कीपिंग। यहाँ पर मैंने एक बुक कीपिंग की छोटी सी किसी ऑथर की R.N. कार्टर हैं उनकी डेफिनेशन लिखी है। मैंने आपको बोला ही है कि जब भी किसी चीज़ की मीनिंग पूछा जाए तो उसमें किसी ऑथर की डेफिनेशन लिख लो, तो आप भी R.N. कार्टर की लिखिए, आप किसी की भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बुक कीपिंग। अब मैडम आप बताइए कि अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग के तो हम शुरू से ही डेफिनेशन समझ रहे हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है फाइनेंशियल नेचर के इवेंट को समझने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए जनरल में, और फिर उन्हें लेज़र में डालने के लिए। यहाँ तक तो बुक कीपिंग भी काम करती थी, लेकिन अकाउंटिंग ये अलग काम करती है कि लेज़र में उसको पोस्टिंग करने के बाद उसे समराइज भी करती है और फिर P&L अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाती है, और वो जो रिज़ल्ट आता है उन्हें यूज़र तक भी पहुँचाती है। ये उसका एक्स्ट्रा काम होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में सिर्फ लेज़र तक बनाया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में उसे समराइज भी किया जाता है और कम्युनिकेटिंग भी किया जाता है। कम्युनिकेट किसे किया जाता है? ओनर को। ये तो अभी हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है। तो ये अकाउंटिंग होता है। अब आ जाती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की क्या डेफिनेशन है? ये सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटेंसी कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ अकाउंटिंग का नॉलेज रखती है,
जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है हाउ टू डील विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जो इतनी सारी प्रोसेस है ना, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, इन सबको क्या करती है ये वेरियस जो एस्पेक्ट है उनसे कैसे डील करना है, इसे ये क्या करती है, मैनेज करती है। और इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, किस तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाना चाहिए और उन्हें कम्युनिकेट कैसे किया जाना चाहिए यूज़र तक, ये सिर्फ उसके बारे में बताती है। काम वाम कुछ नहीं आता इसको, ये सिर्फ उस चीज़ के बारे में बताती है। क्लियर हुआ? इस तरह से ये मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं। यदि इन क्वेश्चंस को आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जब आप एग्ज़ाम्स देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का भी यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।